हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इट इज़ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिपेंड ऑन डीप लर्निंग दैट अलाउ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड बिकम मोर एक्यूरेट इन प्रिडिक्शन आउटकम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब फिर उसके बाद में क्या है, मशीन लर्निंग इज कंसर्न विथ कंप्यूटर प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस। इस और यहाँ पे देखिए ये फिगर दिए हुआ है, इसमें डीप लर्निंग छोटा सा पार्ट है, उससे बड़ा मशीन लर्निंग है और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ओवरऑल इसका मतलब हुआ कि डीप लर्निंग एक पैकेज होता है, सम टाइप्स ऑफ कोड, मतलब सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे, या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ कोड मेक ए सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे अगर हमको न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट कराना हुआ तो नमपाई एक डीप लर्निंग से बना हुआ मॉड्यूल्स है। पैंडास एक डीप लर्निंग से बना हुआ मॉड्यूल्स है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम जब मशीन लर्निंग के थ्रू रिकॉल करते हैं तो वहाँ ये डीप लर्निंग का यूज होता है। तो डीप लर्निंग छोटा सा पार्ट है जिसका यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग एक स्टैटिकल मेथड होता है जिसमें और भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनबिल्ट करके उसकी एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट करते हैं। और ये एक्यूरेसी को हम जब मॉडल में फिट करते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, वहाँ पे उससे सेंसर हुआ, सेंसर बेस्ड रोबोटिक बेस्ड जब हम स्टडी करते हैं तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है। तो सेम कहानी यही है कि डीप सम टाइप्स ऑफ कोड अगर आप लिख रहे हैं, जैसे कि आप स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे आपको बोल दिया गया कि भैया आप ना ये बताओ मेरे को कि एक एडिशन का मेरे को एक कोड लिख के दो। कोई भी आदमी दे, जैसे 5 3 7 8 कुछ भी डाले तो उसको ऐड करके दे दे। तो एडिशन का जो बनाएगा, वो जो कोड बनेगा, जो मॉड्यूल्स बनेगा, वो मॉड्यूल्स डीप लर्निंग बनाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, तो ये छोटे छोटे कोड जो स्पेसिफिक टाइप के वर्क जो करते हैं, वो जो वर्क होता है वो डीप लर्निंग का होता है। और उस अलग अलग जो मॉड्यूल्स अपना अपना वर्क कर रहा है, उस मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करके उसका जब हम यूज करते हैं, वो मशीन लर्निंग का पार्ट हुआ। और वही जब हम एक इंस्ट्रूमेंट में डाल करके एक मशीन बनाते हैं, एक रोबोटिक सिस्टम लेते हैं, वहाँ पे जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पार्ट कहला जाता है। तो यही छोटी सी बात है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हाँ, ये है कि इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मशीन की भाषा को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह के रिक्वायरमेंट के बेस पे किस तरह का कोड बनाना है। अगर इसमें एक्सपर्टीज है आप, तो मशीन लर्निंग आराम से हैंडल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बहुत सारे दिए हुए मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नोट्स दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं अप्लाइड मशीन लर्निंग पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ सम टाइप्स ऑफ फीचर्स बता देते हैं। जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि आप किस तरह के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस करना है, प्रोवाइड डाटा, उस तरह का डाटा अवेलेबल है कि नहीं, मोटिवेशन उस तरह का मिले कि नहीं, मतलब हम सोसाइटी में जब उस तरह का स्टडी करेंगे तो हमको करने दिया जाएगा कि नहीं, मैनुअली सोल्यूशन क्या होगा। अब एक और बात यहाँ पर बोल दी जाती है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। चलिए, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हम कैसे करेंगे? तो इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, जैसे किसी तरह का, जैसे सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे पानी की प्रॉब्लम है तो कहीं से इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई यहाँ कहाँ पे पानी नहीं है, ये तो पता है ना, पता चलेगा तब तो हमको पता चला कि पानी की प्रॉब्लम है। तो ये इनफॉर्म डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं वो पानी की प्रॉब्लम का होना। फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, चलिए बहुत सारे लोगों के घर में पानी की, एक दो लोगों के घर में पानी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आदमी काम चला लेगा। लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में पानी नहीं आए तो बहुत बड़ा समस्या है। एजम्पशन, अब इसको हम जब एजम्पशन मतलब कि जब पानी की प्रॉब्लम आई है तो हम इसको इस चीज़ का रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज़ आता है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस में।
अब हमको डेटा कलेक्शन करना है तो प्रोवाइड डेटा, उस तरह का डाटा अवेलेबल होगा कि नहीं, तो हम ये जाएंगे इम्पोज ऑन डाटा, तो अलग अलग घर में जाएंगे, उन घर वालों से पूछेंगे। तो इस तरह से हम डेटा को विजुअल मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमको बेनिफिट मिलता है। फिर दूसरा एनालाइज डाटा, डेटा मिल गया तो समराइज, पहले डेटा के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं कि डेटा है क्या, डेटा का फीचर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्लॉट जनरेट करते हैं, उस प्लॉट में कौन है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो देखते हैं। प्रिपेयर डाटा, अब डाटा का प्रिपरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर इवेल्युएट एल्गोरिथम, उस पर डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम अप्लाई करके उसको इवेल्युएट करते हैं। इम्प्रूव रिजल्ट, उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं कि वो जो डाटा बन रहा है, जो चीज़ हम मतलब मॉड्यूल्स बना रहे हैं, जो मॉडल्स बनाए हैं, वो मॉडल्स की एक्यूरेसी सही जा रही है कि नहीं, हम जो चीज़ चाहते हैं वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि नहीं। देन प्रेजेंट रिजल्ट, फिर उसके बाद हम रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं और उसका कंक्लूजन दे देते हैं। ये बहुत बड़ी है, इस पर हम स्पेसिफिक एक दिन वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन मशीन लर्निंग सिस्टम। लर्निंग मीन्स सीखना होता है, तो आप लोग जानते हैं इम्प्रूव विथ एक्सपेरिमेंट। जब एट सम टास्क, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो हम उसको लर्न करते हैं, उसके बारे में उतना ही ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सेम काम मशीन भी करता है। मशीन को हम बार बार लर्न कराते हैं उस प्रॉब्लम को, तो वो अपने आप सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। हम उसको बताते हैं भाई इस तरह का है, ऐसा फीचर्स है, तो तुम इसको देखो, तो वो लर्न करना शुरू कर देता है अपने। उसी तरह से इम्प्रूव ओवर टास्क, अब वो अपने टास्क में इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, अपने किसके बेस पे, तो बार बार जब अपने आप को प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस लेता है, बार बार उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बेसिस पे बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिखा हुआ है वही बात। फिर वाई मशीन लर्निंग का यूज क्यों होता है, तो मशीन लर्निंग का यूज जैसे हाउस रेट प्रिडिक्शन में, स्टॉक मार्केटिंग में, फ्लाइट टिकट फ्लक्चुएशन प्राइस में, एंड डिफरेंट टाइप्स के मतलब एल्गोरिथम यूज कर, जैसे कि अभी रियल एस्टेट में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, मार्केटिंग फील्ड में डिमांडेबल है। जैसे कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसको देखना है भाई मेरे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक मशीन लर्निंग या डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं। बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, और मेरा जो सामान वगैरह है वो ये ऐसा है, उसका प्राइस इतना है, और ये सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो इसका हम इसमें क्या, किस चीज़ की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए, और इसका सलूशन क्या है आप निकालिए। तो डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट 4-5 साल का, 10 साल का उसी प्रोडक्ट का, यूजर का डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा लेते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या थी, कितने फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे होता है, और होता भी है तो इसका एक्चुअल प्राइस से कहीं कम में मिल रहा है कहीं या नहीं। तो ये सारे चीज़ों के बेस पे वो एक मॉडल डेवलप करता है, उस मॉडल पे किस एरिया में ये प्रोडक्ट ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा बिकेगा वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर हम मतलब कार का शोरूम गांव में ले जाके खोल दे, तो क्या गांव में बिकेगा? कभी कभी नहीं बिकेगा। उसी तरह से अगर हम क्या बोलते हैं कि सब्जी की खेती शहर में करने लगे तो कभी सक्सेस होगा, क्योंकि शहर में ज़मीन है ही नहीं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो मशीन लर्निंग या डाटा साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है कि सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट कितना होगा, वो प्रिडिक्ट करना डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। वह मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू वो लोग करता है। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग तो आप जान गए कि ह्यूमन इंटरवेंशन के वगैरह में जो हम उधर बताए थे। तो मशीन लर्निंग 3 तरह के एक्चुअली होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो आप जानते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में गिवन है इनपुट एंड आउटपुट। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में इनपुट और आउटपुट दोनों पता होता है। जैसे एक पेन है तो उसका प्राइस पता है,
एक पेन है जिसका प्राइस 5 रुपया, एक पेन है जिसका प्राइस 10 रुपया है, एक कॉपी है जिसका प्राइस 20 रुपया है, तो वो दिया रहता है। तो इस अब सब कुछ दिया हुआ है तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की? भाई सब कुछ तो दिया है, तो चलो भाई ठीक है दिया, लेकिन हमको ये बात तो पता करना है भाई कि इसमें हम प्रॉब्लम बहुत, अब नंबर्स ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा हो तो हम इसको हैंडल कर नहीं सकते ना। छोटे मोटे डाटा पे तो हैंडल कर लेंगे, पर जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसका डिमांड है कि नहीं, क्या है, तो उस तरह के कितने लोग उसको यूज करते हैं, कितना डिमांडेबल है, कहाँ डिमांड उसका है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक डाटा साइंटिस्ट ही इसको एनालिसिस करके बताता है। तो वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन के बारे में बाद में बताएंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। उसी तरह से अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉट गिवन ए आउटपुट, इसमें आउटपुट के बारे में पता नहीं है, ये पता है कि यह पेन है और इसका शेप साइज ऐसा है, दूसरा पेन ये है इसका शेप साइज ये है, ये सेब एप्पल है तो ये इसका शेप साइज ऐसा है, ये मैंगो है तो ये इसका शेप साइज ऐसा है। तो मतलब कुछ उसके कंडीशन दे रखे हैं और उसका आउटपुट नहीं पता है उसको, तो उसमें हम क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। उसी तरह से यहाँ दे रखा है एट्रीब्यूट फीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट एंड सैंपल इज द सेम, ये सारे कंपोनेंट सेम है बट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग अलग जगह पे रखा जाता है। उसी तरह से इंस्टेंट लेबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आउटपुट एंड प्रोब्स टारगेट भी उसी तरह से हैं। अब चलते हैं स्टैटिकल मशीन लर्निंग में हम कौन कौन से स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्लस्टरिंग, चौथा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड पांचवा है आपका डिसीजन ट्री। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हम मशीन लर्निंग में सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, नाइव बायस यूज करते हैं, के नियरेस्ट नेबर यूज करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करते हैं, डिसीजन ट्री यूज करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं। आप अभी घबराइए मत, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे है, ये क्यों बना, इसका मशीन लर्निंग में क्या यूज है, इसका आउटपुट क्या होगा, नाइव बायस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप थोड़ी आप इसको पहले एक बार रख लीजिए क्या होता है। उसी तरह से सिस्टम परफॉर्मेंस में फीचर सिलेक्शन है, ट्रेनिंग टेस्ट फीचर स्प्लिट है। इस ग्राफ में आप साइकिट-लर्न की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जो गूगल ने बनाई है अपनी एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, यहाँ से आप कोड वगैरह ले सकते हैं। इस फिगर में को अभी समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और ये सारी चीज़ों के लिए जो मतलब टूल्स और जो एल्गोरिथम यूज होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कौन कौन से एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में, फेस आईडी में, फेस डिटेक्शन में वगैरह वगैरह, जो आजकल हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। हम बोल रहे हैं तो गूगल मेरी बात को सुन के वो गूगल असिस्टेंट के रूप में यूज करता है। अमेजॉन एलेक्सा है, तो ये सबसे पहले तो यही बनाया था, अमेजॉन एलेक्सा हुआ, एप्पल का बना, माइक्रोसॉफ्ट बाद में गूगल असिस्टेंट बना लिया। इस तरह से बहुत सारे टेक्निक है जो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेती है और उस टर्म में हमको देती है, तो मतलब आउटपुट दे देती है। अब हम कौन कौन से पैकेज का यूज करेंगे मशीन लर्निंग में, तो NumPy न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करना है तो NumPy को कॉल करेंगे। उसी तरह से पैंडास, और किसी डाटा को रीड कराना है, न्यूमेरिकल डाटा हो तो को रीड कराने के लिए हम पैंडास यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है 2D डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। साइबर्न जो है 3D डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। scikit.learn अंडरस्कोर मॉडल जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। फिर उसी तरह से है scikit-learn.model सिलेक्शन ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से scikit-learn.naive अंडरस्कोर बायस नाइव बायस के लिए यूज करते हैं। scikit-learn.neighbors जो है के नियरेस्ट नेबर के लिए यूज करते हैं। SVM जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए यूज करते हैं। sklearn.tree जो है
डिसीजन ट्री के लिए यूज करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रैंडम क्लासीफायर के लिए, रैंडम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पैकेज है जो हम मशीन लर्निंग में एज ए स्टैटिकली यूज करते हैं। तो यही जो हम बता रहे थे, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn जो है, ये सारी चीज़ डीप लर्निंग का ही पार्ट है, जिसको बना के मॉड्यूल्स के रूप में रख दिया गया है। उसी तरह से सोर्स कोड दिया हुआ है। अब NumPy को हम कैसे पाइथन में कॉल करेंगे, तो इंपोर्ट NumPy एज NP इसका सिंटेक्स है, यानी एक वेरिएबल है। इंपोर्ट pandas एज PD एक उसका वेरिएबल है PD। उसी तरह से इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT जो है उसका वेरिएबल्स है। इंपोर्ट Scikit-learn एज SNP परसेंटेज मैटप्लॉटलिब डॉट इनलाइन, इसमें जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो इसमें जो है लगभग 600 से 700 के अप्रॉक्स में मतलब हमारे पास कोड आ जाते हैं, जिस कोड से हम अपने डाटा पे डिफरेंट 2D फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। उसी तरह से ये कोड है, जिस कोड के में अगर हमको जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कॉल करना है तो फ्रॉम scikit-learn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इस तरह से हम आप लोग देख लीजिए। ग्रिड बॉक्स बनाना है। ग्रिड बॉक्स मतलब कि क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम के रूप में एक बॉक्स बनाना है, उसमें कुछ फीचर्स देना है। तो उस तरह के हम मॉडल्स को लेने के लिए हम फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन मॉडल ग्रिड सर्च CV हम यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा डाटा जो है जिस वेरिएबल में से हम कोई डेटा को कैसे कॉल करेंगे, तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग लोग ये अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे हम अभी CSV फाइल यूज कर रहे हैं, तो CSV फाइल को कॉल करने के लिए PD, क्योंकि ये pandas का है, तो pandas जो है वेरिएबल है PD डॉट रीड, उस रीड करेगा अंडरस्कोर CSV। टेक्स्ट फाइल होगा तो $_.txt होगा। ब्रैकेट कोटेड लगा करके अपना डाटा सेट का नाम जिस फॉर्मेट में वो लिखेंगे तो वो अपने आप उसको उस वेरिएबल में सेव कर लेगा। अब चलते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। लीनियर रिग्रेशन है क्या, तो इसके बारे में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि फिट द डाटा इन ए मॉडल। सबसे पहले कोई डाटा है उसको मॉडल में फिट करता है, क्योंकि मशीन को डाटा के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या है। वो बिखरा पड़ा एक घर में सामान की तरह बिखरी पड़ी सामान के रूप में वो देखता है, वो अरेंजेज फॉर्मेट में नहीं है। तो वो लीनियर रिग्रेशन उसको अरेंज करने की कोशिश करता है। ड्रॉ द बेस्ट लाइन फिट इन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डाटा। डेटा के मिनिमम डिस्टेंस के बीच में एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर एरर, वो सम ऑफ स्क्वायर एरर देखता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्लोप लाइक स्ट्रक्चर गया है और उस तरह से। अब 4th नंबर में आप देख रहे हो y = mx + b। यह y इज मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, mx + b पे, बट mx + b इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है, ओवर फिटिंग मतलब वो अपने लाइन से कितने एक्चुअल प्राइस से ऊपर जा रहा है। जैसे कि हम किसी डाटा में की वैल्यू है 3, 5, 4, 7, 8 समथिंग जो मतलब ऐसे दिए हुआ है, तो उसमें ये लीनियर रिग्रेशन क्या देखता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है और सबसे कम वैल्यू कौन है, वो दोनों को ऐड कर मतलब देखता है और उसके बीच का मतलब उसको ऐड करता है और 2 से डिवाइड करता है और उसके बीच का जो रेंज होता है वही रेंज को वो स्लोप के रूप में दे देता है। और उसी स्लोप से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो वैल्यू होती है उसको माइनस करते जाता है और एक्चुअल वैल्यू वो प्रिडिक्ट कर देता है। उसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। इट इज ए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एल्गोरिथम that is used when the y variable is binary category, that is can take
ओनली 2 वैल्यू। अब हमारी वैल्यू तो आ जाती है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, पर वो वैल्यू इतनी निग्लेजेबल होती है, इतनी कि उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मशीन को। तो मशीन उसको कैटेगराइज करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता है, लॉग फॉर्म यूज करता है, सबसे छोटा वैल्यू यूज करता है। तो वो 0 और 1 और 0 में वो उसको कोड करता है। यह 2 तरह के लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन और कॉस फंक्शन। इसके बारे में आगे बताएंगे। नाइप Bayes classification is a simple probabilistic classification based on the Bayes theorem considering a strong independent assumption। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाइप बायस क्या है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव। तो कि जैसे कि लगातार 4 सालों से ये देखा जा रहा है कि आज के दिन बारिश हो रहा है, पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल इसी दिन बारिश होगा। तो यहाँ पे तो 4 साल से देखा गया तो 100% है, पर अगर उस दिन बारिश नहीं हुआ तो फॉल्स निगेटिव हो गया, अगर उस दिन बारिश हुआ तो फॉल्स ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर देखा गया कि उसके दो दिन बाद, मतलब जिस दिन बारिश होता है उसके 2 दिन बाद धूप निकलता है, पर इस अगले साल वैसा नहीं हुआ, उस साल लगातार अगले दिन भी बारिश होता रहा, तो वो ट्रू है, तो ट्रू निगेटिव हो गया, मतलब कि होना था पर नहीं हुआ। उसी तरह से ये देखा गया कि उस दिन बारिश होना था पर नहीं हुआ, और देखा गया कि उसके 1 दिन पहले बहुत ज़ोरों से बारिश हुई पर उस दिन बारिश नहीं हुआ, तो फॉल्स पॉजिटिव, मतलब होना था पर थोड़ा बहुत हुआ या नहीं भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें मतलब नाइप बायस थ्योरम में आता है, जो बायनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं, जिसका एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन ए भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ए से कट जाएगा तो सीधा है आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह से आप इसको नाइप बायस थ्योरम को देख सकते हैं। उसी तरह से के नियरेस्ट नेबर है, तो ये तो एक लेजी एल्गोरिथम है जो बहुत पुराना मेथड है, आज ज़्यादातर लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक लेजी लर्निंग एल्गोरिथम। ये जैसे नाम से ही पता है, के की वैल्यू जितनी रहेगी उसके नियरेस्ट में वो काउंट करेगा, और हर बार वो काउंट करेगा। के की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो काउंट करता जाएगा, जैसे 1 हुआ फर्स्ट टाइम, 2 हुआ, फिर 2 के रेंज में जितना आएगा उसको रखेगा, 3 होगा तो 3 के रेंज में। तो जब तक हम अब पूरे डाटा को कवर नहीं कर ले तब तक के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वो काउंट करता जाएगा कि ए में कितना आया, बी में कितना आया, सी में कितना आया, डी में कितना आया, मतलब इस तरह से वो काउंट करता जाएगा, के की वैल्यू के बेस पे काउंट करता जाता है। इसी तरह से सेकेंड है इट एल्गोरिथम यूज ए डाटा एंड क्लासीफाई न्यू डाटा पॉइंट बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी मेजरमेंट। वही चीज़ है, के की वैल्यू बार बार बनेगा तो उसकी न्यू डाटा पॉइंट को ऑब्जर्व करता है, फिर 3 अगर पॉइंट है तो 3 के रेंज के डाटा को कवर करता है। उस तरह से अगला है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसको SVM भी बोलते हैं, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर फॉर्मली डिफाइंड बाय सेपरेटिंग हाइपर प्लेन। यह रोड के सैंपल के आकार का होता है, जो दोनों साइड के बीच को ऑप्टिमल हाइपर प्लेन मानता है। वो इन 2 dimensional space this hyperplane is new dividing a plane into 2 part where is each class by the either side। जैसे कि मैक्सिमम मार्जिन जो है तो एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो वहाँ के बीच से वो कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है डेटा, वो उसको फाइंड आउट करता है। 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देता है कि भाई ये बीच के पार्ट है और इससे आगे और इसके राइट और लेफ्ट में क्या है, वो कितना है डाटा, उसको उसके बेसिस पे वो क्लासीफाई करता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल है रोड मैप। रोड मैप सपोर्ट वेक्टर मशीन पे ही बना हुआ है बेसिकली, जो गूगल मैप हम लोग देखते हैं।
डिसीजन ट्री, ये भी खुद में बहुत बड़ा है, मतलब किसी डिसीजन को लेने के लिए। इट इज़ ए फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर, इट टेक 2 स्टेप टू बिल्ड ए डिसीजन ट्री ट्रू और फॉल्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम अगर जूम करके दिखाना चाहें तो जैसे कि अगर सैंपल का साइज इतना है, वैल्यू इतना है और क्लास बिनाइन है, तो अगर इसके रेंज में आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू वर्थ ये सैंपल साइज 200 अगर 46 हो रहा है और ये, तो उसको ट्रू मान लेगा। और उसकी वैल्यू अगर मतलब 0.473 से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो उसको फॉल्स मान लेगा। तो एक क्राइटेरिया दी जाती है जिसके वर्ड्स रेडिएशन जो है कि वैल्यू पे या किसी एक वेरिएबल के बेस पे, अगर उससे ज़्यादा है तो ट्रू, उससे कम है तो फॉल्स। इस तरह से हम कंडीशन को ट्रू फॉल्स के रूप में करके सॉर्टिंग कर लेते हैं कि हमको सही डिसीजन मिल जाता है, कि हमको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सही डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से रैंडम फॉरेस्ट, टाइम कम है इसीलिए थोड़ा फास्टली बता रहे, नहीं तो और डीप हम समझाते। रैंडम फॉरेस्ट सिंप्लीफायर, इसमें आपका रैंडम फॉरेस्ट क्या है कि यह ट्री लाइक, ये भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पर जैसे हम बता रहे, इट इज इंसेम्बल क्लासीफायर दैट कंसाइडर of many decision tree and output to class that is the made of the class output and individual tree। अब इसमें क्या है कि ये आज के टाइम में रैंडम फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यूजर को चाहिए भाई मेरे को 100 रुपये के रेंज में जो भी सामान है वो बता दो, उसने डाल दिया। अब 100 रुपये के रेंज में अलग अलग मतलब तरह का सामान मिल रहा है मॉल वगैरह में या ऑनलाइन साइट वगैरह पे कहीं पे। तो क्या होता है कि 100 रुपया हम डालें तो वो क्लस्टरिंग करके हमको अलग अलग साइट का हर चीज़ का एक ट्री बना के दे देता है, मतलब एक तरह से पाथ बना के दे दिया, भैया आप इजीली एक्सेस कर लो 100 रुपये के अंदर में। अगर कपड़े के आइटम में देखना चाहते हो तो ये सारा है, मोबाइल के आइटम में देखना चाहते हो तो ये सारा है, खाने के आइटम में देखना चाहते हो तो ये सारा है। अब इसमें से आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। तो वो एक मतलब एक तरह से ईजी कर देता है, जो हमारा के नियरेस्ट नेबर नहीं करता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था। कुछ लिंक है जिस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट मशीन लर्निंग के कुछ मॉड्यूल्स और सोर्स कोड को आप देख सकते हैं, जैसे https://scikit.learn.org है, उसी तरह से achieve.ics.uci.edu/ml/index.php है, उसी तरह से collab.research.google.com, ये सब गूगल का ही है पार्ट, जो मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स बना के ये इस साइट पे रखे हुए हैं, आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से आईडी भी कुछ है जिस आईडी के थ्रू आप मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं। आप अगर आर के थ्रू, आर प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीन लर्निंग यूज करना है तो आर स्टूडियो यूज कर सकते हैं। PyCharm भी है, वहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक है, यहाँ से भी कर सकते हो। आई लाइक ए जुपिटर नोटबुक बिकॉज जुपिटर नोटबुक हम पाइथन को रिकॉल करते हैं तो मेरे लिए इजी होता है। जूलिया भी करके है, स्पाइडर भी है, अनाकोंडा भी है। विंडोज़ के लिए अनाकोंडा बेस्ट है। उसी तरह से गूगल कोलैब है, ऑनलाइन आप गूगल कोलैब डालोगे तो वहाँ पे आपको एक वर्क स्पेस दे दिया जाएगा मशीन लर्निंग पे टास्क करने के लिए। प्लेटफॉर्म जो है IBM का प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हजोरा है जहाँ से आप मतलब मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। गूगल क्लाउड है, अमेजॉन है, MI फ्लोर है। थैंक यू आज के वीडियो के लिए। और कुछ डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा।